हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं इम्तियाज़ मलिक और आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 10th डिस्कस करेंगे ऑन साइंस फॉर FAA JK SSB। और आज की इस टेस्ट में हम कुछ कंसेप्ट्स कवर करेंगे जैसे क्लोरोफिक वैल्यू, रेजिस्टेंस, मोमेंटम, विटामिन ई और डिजीजेस, मोमेंट, मेटल एंड नॉन मेटल, सोलर कॉन्स्टेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो 10 क्वेश्चंस में बनेंगे वो हम यहाँ पे कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि और भी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सबको देख सकते हो, अलग अलग प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज 50 किलो जूल पर ग्राम, 150 किलो जूल पर ग्राम, 48 या फिर 17। क्लोरोफिक वैल्यू होती क्या है? सबसे पहले ये बात करेंगे कि क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है। कोई भी फ्यूल जो हमारे पास होता है उसको अगर हम फ्यूल कितना लें, 1 यूनिट फ्यूल लो, 1 यूनिट फ्यूल को बर्न करने से जो हमें हीट एनर्जी मिलेगी, वो कितनी हीट एनर्जी मिलेगी 1 यूनिट फ्यूल को बर्न करने से, उसी को हम बोलते हैं, वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब यूनिट हम केजी भी ले सकते हैं और यूनिट हम ग्राम भी ले सकते हैं। जनरली हम ग्राम लेते हैं। जैसे कि हम फ्यूल लें पेट्रोल, हम बोलेंगे कि 1 ग्राम पेट्रोल को बर्न करने से कितनी एनर्जी मिलती है। वो जो एनर्जी मिलेगी वो कहलाएगी इस पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू। और पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 50 किलो जूल पर ग्राम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। मैक्सिमम जो वैल्यू होती है कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है हाइड्रोजन की, और वो कितनी होती है 150 किलो जूल पर ग्राम ये। और 48 होती है केरोसिन ऑयल की, और 17 किलो जूल पर ग्राम ये होती है कैलोरीफिक वैल्यू वुड की। वुड फ्यूल उससे माना जाता है कि जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 20 ओम एंड 60 ओम रेजिस्टेंस इज। देखो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक है 20 ओम और एक है 60 ओम। इसका लीस्ट रेजिस्टेंस देखो, इन रेजिस्टेंस को हम कंबाइन कुछ इस तरीके से करें कि हमारा वैल्यू कम से कम आ जाए। रेजिस्टेंस को हम दो तरीकों से कंबाइन करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसको हमने इस तरीके से दूसरे रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया। जैसे सपोज ये R1 है और ये R2 है, इनको अगर हम एंड टू एंड इस तरीके से जोड़े, हम बोलते हैं हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करा है, कंबाइन करा है। यहाँ पर जो ये टोटल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का बनेगा R, वो बराबर होता है R1 प्लस R2। जैसे कि इस केस में अगर ये 20 और 60 होता है तो टोटल रेजिस्टेंस R होता है 20 प्लस 60, वो हो जाता है हमारा 80 ओम। बट इन्होंने पूछा लीस्ट रेजिस्टेंस। देखो अगर हमारे पास 40 और 60 और 20 के दिए, हम चाहते हैं कि इससे छोटा रेजिस्टेंस मिले, तो अब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कंबाइन करते हैं। पैरेलल कंबाइन कैसे करते हैं? कोई से भी 2 पॉइंट्स लो, उन 2 पॉइंट्स के बीच में ही इन रेजिस्टेंस को जोड़ो। अब ऐसे वाला कॉम्बिनेशन चाहे 2 हो या 2 से ज्यादा हो, ऐसे वाले कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस तरीके से जब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो इस कॉम्बिनेशन का, इस समय 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और 3 होंगे, प्लस कर लोगे 1/R3, इस तरीके से चलते जाओगे। आपके पास दो रेजिस्टेंस है, 20 ओम का और 60 ओम का। आप पैरेलली जब कनेक्ट करते हो उनको 1/R, कितना हो जाएगा 1/60 प्लस 1/20। ये दो थे 60 और 20 का। अब अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 20 × 1 हो गया कितना, 20 प्लस 60 डिवाइड बाई 20 इंटू में 60, तो वो कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 20 इंटू में 60। ये 0 और ये 0 कैंसिल हुआ, और 4 से कट जाएगा, ये भी 4 2 ज़र 8, 4 5 ज़र, और ये 2 से कटेगा, 2 1 ज़र 2, और ये 3 2 ज़र 6। तो ऊपर कितना आया 1/5 3 ज़र 15 आया, 1/15। तो देखो आप यहाँ बता सकते हो कि 1/R आया आपका 1/15। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि R आया आपका कितना 15 ओम। देखो सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो 80 आया, तो जब पैरेलल में करा तो हमने 15 ओम आया, तो लीस्ट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा 15 ओम बन जाएगा। सही आंसर बी पार्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपको करेक्ट वाला चूज करना। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है? बिल्कुल करता है। टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, क्या ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है? देखो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड तो बनाता है ये, बट ये जो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता। तो जो ये पोर्शन है ना, एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाता बल्कि क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाए, गलत है। दूसरा, नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्या नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है? तो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, तो हाइड्रोजन गैस को कहां से इवॉल्व करेगा? हाँ अगर मेटल होता है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो करेक्ट पूछा है, पहला भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से वायरस से कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया, क्या मलेरिया वायरस से होता है? नहीं, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ट्यूबरक्यूलोसिस किससे होता है? ये बैक्टीरियल डिजीज है। फंगल इन्फेक्शन नाम से ही पता लगता है ये फंजाई से होता है। और इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरल डिजीज है और वायरस से यही होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला टॉपिक है सिलेबस में, वहां से ये क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पर रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाता है? कॉपर और वाटर। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? देखो, इसको कंसेप्ट बताने से पहले एक टेक्निक बताऊंगा मैं, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो, ये कभी भी प्रोडक्ट से नहीं होंगे। ये दो इसमें रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट्स है, कभी भी प्रोडक्ट से नहीं होते। तो कॉपर और हाइड्रोजन ये तो होगी ही नहीं, ये ऑप्शन में हो ही नहीं सकते। और भी कभी भी इस टॉपिक से मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आपको क्वेश्चन आ जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट पूछेंगे, तो जो प्रोडक्ट वाले एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे तो वो कभी भी ये नहीं हो सकते। हमेशा कहाँ से उठेंगे? वो रिएक्टेंट से होते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? देखो, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं हम ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का रिमूव करना रिडक्शन कहलाता है। अब जो सबस्टांस किसी को ऑक्सीजन देता है, जो सबस्टांस किसी दूसरे को ऑक्सीजन देता है, तो वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन देता है हाइड्रोजन को, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो खुद रिड्यूस हुआ, दूसरे को ऑक्सीजन दिया उसने ताकि ये ऑक्सीडाइज हो जाए, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन ने उससे ऑक्सीजन रिमूव करवाया, तो मतलब हाइड्रोजन ने इस कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे पूछा क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका हाइड्रोजन रहेगा। ए पार्ट सही आंसर। अगला क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है एम इंटू में वी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका यूनिट क्या आएगा? देखो, मास इंटू में वेलोसिटी, मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट क्या आया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऑप्शन सी है, ये इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, अ लो रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, अ हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट, अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट। जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टमीटर में, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में भी। अब हमें पता है वोल्टमीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को और एमीटर मेजर करता है करंट को, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर मेजर करता है, करंट को एमीटर मेजर करता है। अब गैल्वेनोमीटर को हम कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को हम कैसे एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो डिस्कस करते हैं। ये अगर आपके पास है गैल्वेनोमीटर, ये है आपके पास गैल्वेनोमीटर, आप चाहो ना इसके साथ अगर एक सीरीज में इसके मतलब उसके साथ में जोड़ देना, इसको बोलते हैं सीरीज में जोड़, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, तब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, ये बन जाता है वोल्टमीटर। और इसी तरीके से अगर ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में आप एक लो रेजिस्टेंस यानी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, स्मॉल रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तब जो ये कॉम्बिनेशन बनता है ये एमीटर बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा था? गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग, ये है वोल्टमीटर में कैसे? हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में कनेक्ट करने से बन जाता है। तो क्या है? हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, नो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आप हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लो, वो वोल्टमीटर बन जाता है। और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप लो रेजिस्टेंस यानी शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेरिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। स्टेरिलिटी होता क्या है? सबसे पहले स्टेरिलिटी होती है एक कैसी कंडीशन जिसमें एक पर्सन ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, रिप्रोडक्टिव फेलियर जैसा हो जाता है उसका। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक पर्सन, एक इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रखता है, इसको बोलते हैं स्टेरिलिटी। और इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई इसका सही आंसर है। विटामिन ई के बारे में अगर बताया जाए, कहाँ पे पाया जाता है, आपको कहाँ पे मिलेगा विटामिन ई? ये आपको मिलता है सीड्स में, नट्स में मिलता है आपको,
वेजिटेबल ऑयल्स में मिलेगा आपको, और ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। और विटामिन ई का साइंटिफिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज। सबसे पहले बात करेंगे सोलर कांस्टेंट होता क्या है। सपोज यहाँ पर आपका सन है, ये आपका सन रहा, और सन से आपको पता है हीट एनर्जी आती है, लाइट एंड एनर्जी अर्थ पे रिसीव होती है। आप अर्थ से कितना पोर्शन लो? अर्थ से आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया लो, मतलब लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो। जो एरिया आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से आ रही है लाइट, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी ले रहा है ये एरिया। ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया इस सन से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ले रहा है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट। तो 12 से बता रहा हूँ, सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस हो, मतलब ना तो पेरिहीलियन हो ना एपीहीलियन हो, बल्कि एवरेज हो। एवरेज डिस्टेंस जब सन और अर्थ के बीच में है, तब अर्थ की आप सरफेस लो 1 मीटर स्क्वायर, वो 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी लेता है सन से, उस एनर्जी को हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। और ये सोलर कांस्टेंट कितना होता है? इसकी वैल्यू होती है 1.4 किलो जूल पर सेकंड। 1 सेकंड में, और मीटर स्क्वायर आएगा, एरिया कितना रहेगा? मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर, ये इसका सही आंसर आएगा। 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब आप एक साइड से रख रहे हो वेलोसिटी और एक साइड से ले रहे हो आप टाइम। इसके अंडर अगर एरिया आएगा, सपोज ये इसका ग्राफ है, इसमें जो एरिया ये आएगा, ये एरिया क्या डिनोट करेगा? ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एरिया को अगर हम निकालेंगे, हमें पता है इस साइड से है ये टाइम और इस साइड से है वेलोसिटी। एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, मतलब एक साइड है वेलोसिटी, एक साइड है टाइम। ये एरिया निकलेगा इसका, वेलोसिटी इंटू टाइम। आपको पता है वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमने इस वेलोसिटी की जगह क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और साथ में ये वाला टाइम है। अब ये टाइम और ये टाइम कैंसिल हुआ, तो एरिया किसके बराबर बच गया? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट। ये रहे 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे इस मॉक टेस्ट में। एट द एंड मैं कहना चाहूंगा, वो क्या कहना चाहूंगा खुद पढ़ लो। ये तो है ही, साथ में ये और ये अभी कर लो। थैंक यू।